Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India-US civil nuclear deal. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, भारत ने 1974 में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया इन पोखरन रीजन और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के सक्सेस के बाद भारत ने अपने आप को एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विल्डिंग स्टेट डिक्लेयर किया, बट वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की थी फॉर पीसफुल पर्पसेस। फिर बाद में जाकर के हमने पोखरन 2 एक्सपेरिमेंट किया एंड आफ्टर दैट इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो हम बात कर रहे हैं 1974 वाले एक्सपेरिमेंट की, पोखरन 1 की, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की, जिसके बाद इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ सिविल न्यूक्लियर कंट्री। लेकिन और सिविल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और मिलिट्री न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बीच में अंतर क्या होता है? सीधी सी बात है, अगर इनरिच्ड यूरेनियम को या इनरिच्ड प्लूटोनियम को हमने एक्सप्लोड किया है इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्सप्लोजन किया गया है फॉर मिलिट्री पर्पस। अगर लेसर कंसंट्रेशन वाले यूरेनियम या प्लूटोनियम को एक्सप्लोड किया गया है, जिसकी बेसिकली कंसंट्रेशन 20% या उससे कम है, तो उस केस में हम कहेंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डन फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो 1974 वाला जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज फॉर पीसफुल पर्पस। भारत ने उसके बाद अपने आप को एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्टेट डिक्लेयर तो जरूर किया, बट वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाज इनफ जस्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस, जैसे कि एनर्जी जनरेट करने के लिए या अदर मेडिकल पर्पसेस के लिए। दैट वाज नॉट इनफ फॉर मिलिट्री पर्पस। उसके बावजूद भी अमेरिका इन एसोसिएशन विथ इट्स अदर अलाइज कंट्रीज, भारत और भारत जैसे देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना आए, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया अमेरिका ने, जिस ग्रुप का नाम रखा गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी। दुनिया के कुछ देश मिलकर के सामने आए और उन्होंने आपस में, ये मेनली वो देश थे जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी या न्यूक्लियर मटेरियल था, उन्हें आपस में मिलकर के कमिट किया कि हम आपस से बाहर किसी भी देश के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल शेयर नहीं करेंगे। तो एनएसजी आप कह सकते हैं वाज ब्रॉट बाय अमेरिका इन रेस्पॉन्स टू इंडियाज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रीज लाइक इंडिया फ्रॉम हैविंग आइदर एक्सेसिबिलिटी टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मैंने डिटेल में कवर किया है इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28 दिसंबर, तो पिछले महीने ही कवर किया, इसलिए आज मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। बट इससे आपको ये बात तो समझ आ रही है कि भारत के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल ना आए, इसको लेकर के अमेरिका ने बहुत सारे कोशिश किए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। और क्यों ना करे, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका was pro पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान had joined सियाटो ग्रुप which can be considered as NATO counterpart in एशिया रीजन। तो बेसिकली पाकिस्तान ने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम में। और भारत वैसे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहा था, बट 1971 में इंडिया हैड साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ यूएसएसआर। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इंक्लिनेशन यूएसएसआर की तरफ दिख रहा था अमेरिका को, एंड दैट इज वाई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम अमेरिका वाज एंटी इंडिया। और यही कारण है कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि भारत के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल ना आए। बट फिर कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में। धीरे धीरे यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर अदर एलाइज, खासकर ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। धीरे धीरे भारत और अमेरिका के इकोनॉमिक रिलेशंस बेहतर होने लगे। 2001 ऑनवर्ड्स, साल 2001 के बाद से China started to assert its power in Indo-Pacific region, especially in South China Sea. और यही वक्त था जब अमेरिका की पॉलिसीज में काफ़ी बदलाव आया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया।
अमेरिका ने धीरे धीरे भारत के साथ अपने जो डिफेंस रिलेशन है वो मजबूत करने शुरू कर दिए, विद द मेन इंटेंशन ऑफ पुटिंग इंडिया फॉरवर्ड टू काउंटर चाइना। इसको आप कह सकते हैं अमेरिका की बेट एंड ब्लीड पॉलिसी। उसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने भारत के साथ कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए। डिफेंस फ्रेमवर्क ग्रुप बनाया गया, DTTI, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एंड ऑल मेनी सच एग्रीमेंट्स वेयर साइन। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और एग्रीमेंट आप देखिए, साल 2008 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। इसको 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में। शुरुआत तो इस डील के नेगोशिएशन की हो गई थी 2005 में ही, बट इसको फाइनलाइज किया गया 2008 में। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील दैट वाज साइंड इन द ईयर 2008। इसको 123 एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज as per section 123 of United States Atomic Energy Act, US can support other countries of the world for having nuclear technology or nuclear material for civilian purpose। तो इसी सेक्शन का इस्तेमाल करके फिर ये डील साइन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने कमिट किया कि वो भारत की मदद करेगा फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविलियन पर्पसेस। तो वो देश जिसने भारत को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनवाया था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, अब वही देश 2008 में भारत के साथ एग्रीमेंट साइन करता है और कमिट करता है कि भारत की वो मदद करेगा फॉर हैविंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बट दैट टेक्नोलॉजी कुड बी यूज्ड ओनली फॉर सिविलियन पर्पस। तो ये एक मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिलता है ग्लोबल ऑर्डर में 28-30 सालों के अंदर। 123 एग्रीमेंट की बात की जाए तो, या इसको हम लोग कहें इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, या दूसरे शब्दों में 123 एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की मदद से अमेरिका ने भारत को एनएसजी से वेवर दिलवाया। वेवर मतलब डिस्पाइट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ एनएसजी, नाउ इंडिया कुड एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मटेरियल। तो डिस्पाइट नॉट बीइंग सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, या नॉट बीइंग मेंबर ऑफ एनएसजी, नाउ इंडिया could have accessibility to nuclear technology as well as nuclear material, but of course that could be used only for civilian purposes। तो इस 123 एग्रीमेंट के हिसाब से अब भारत को अपने सिविल फैसिलिटीज और मिलिट्री फैसिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनको सेपरेट करना था। ऐसा नहीं था कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से भारत ने कहा कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बट सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेपरेट करना था, और जितने भी हमारे सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे, दे वेयर टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड सर्विलेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी, जिसका नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो रास्ता बिल्कुल क्लियर था। नाउ अमेरिका एंड इट्स अलाइज हैड अग्रीड टू हेल्प इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविलियन पर्पस। मिलिट्री पर्पस के लिए जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, ऐसा आप कह सकते हैं कि अमेरिका का स्टैंड था, बट उसमें हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको अपने सिविल और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को बिल्कुल सेपरेट करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप हमसे सिविल मैटर के लिए आप सपोर्ट लें, चाहे टेक्नोलॉजी या मटेरियल लें, और उसका आप डाइवर्ट कर दें टुवर्ड्स मिलिट्री पर्पस। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सिविल और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को सेपरेट करना होगा। दैट वाज द गोल ऑफ 123 एग्रीमेंट। बात की जाए भारत के अंदर, तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन काफ़ी कम है एज कंपेयर टू यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज। अब ये 123 एग्रीमेंट साइन तो हो गया, बट अब 123 एग्रीमेंट के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें थीं जो स्टिकिंग पॉइंट बनी, जिस कारण से इसका कोई फ्रूटफुल आउटकम नहीं आ पाया अभी तक। देखिए, भारत ने साल 2008 में पार्लियामेंट से पास करा करके कानून बनाया, इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस कानून के अंतर्गत तय किया गया कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाने के बाद वहां पे कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया और वहां पे कुछ एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में जो अमेरिका की कंपनी है या दूसरे देशों की कंपनी है जो भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के अंतर्गत वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है, उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, उसको कितना कंपनसेशन देना होगा, इन तमाम प्रोविजंस को डिटेल में डील किया गया इन दिस इंडिया सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इसके अंतर्गत
1500 करोड़ रुपए तक का कंपनसेशन देना पड़ता उस कंपनी को जिसने भारत के अंदर वो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी लगाई है। उसके अलावा क्रिमिनल केसेस भी लगाए जा सकते थे इफ द एक्सीडेंट वाज एन आउटकम ऑफ नेग्लिजेंस। अब इतने तरीके के लिमिटेशंस के कारण अभी कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, एक्सीडेंट होगा भी कैसे? कोई भी अभी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई भी नहीं गई। बट भारत सरकार ने कानून बना करके लाइबिलिटी डिसाइड करने की कोशिश की कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस में जो फॉरेन ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, इकोनॉमिक एज वेल एज लीगल। और इस कारण से तमाम फॉरेन कंपनियां जो है दे गॉट डेटर्ड कि अगर हम प्लांट लगाते हैं और कल होकर के कोई घटना हो जाती है तब तो बहुत सारी लिमिटेशंस या लाइबिलिटीज हमें झेलना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन वाई इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील 2008 में साइन होने के बावजूद भी अब 17 साल हो गए हैं, आज तक कोई भी एक एग्रीमेंट हो नहीं पाया है किसी भी अमेरिकन कंपनी और भारत के कंपनी के बीच में इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है ये सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इस कारण से अभी तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। बट फिर भी 123 एग्रीमेंट जो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए हैं इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स जरूर हैं, कुछ फायदे जरूर हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि भारत को एनएसजी में वेवर मिल गया। तो नाउ इंडिया कैन हैव थ्योरेटिकली एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एज वेल एज न्यूक्लियर मटेरियल डिस्पाइट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ एनएसजी। एंड ये एनएसजी में वेवर मिला है डिस्पाइट नॉट बीइंग सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। तो ये बड़ी बात है। भारत और अमेरिका के बीच में जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन हुई, दोनों देशों के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत हुआ है। ठीक है, भले रियल सेंस में कोई फ्रूटफुल आउटकम अभी तक नहीं आया है 123 एग्रीमेंट का, बट एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग मजबूत हुई है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जब हमने अमेरिका के साथ साइन कर लिया तो इट ओपन्ड गेट्स फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो टू इंटर इनटू सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ इंडिया। जैसे रसिया ने, फ्रांस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन सब ने भी भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए। पहले ये सब घबरा रहे थे कि अगर हमने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया तो कहीं अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लगा दे। बट सिंस अमेरिका itself signed civil nuclear agreement with India, so it opened gates for other countries also to enter into similar agreement with India। और इन देशों में से कुछ ने तो भारत के साथ एक्चुअल में सिविल एग्रीमेंट भी साइन किया है न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए। जैसे फ्रांस की कंपनी है ईडीएफ, वो भारत के जैतापुर रीजन में ऑफ महाराष्ट्र एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रही है। रसिया की रोस एटम डेवलप कर रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कुदानकुलम तमिलनाडु। और इस तरीके से आप कह सकते हैं ये जो 123 एग्रीमेंट है इट इज़ हेल्पिंग इंडिया इन स्लोली टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, जिसकी मदद से हमने जो कमिटमेंट किया है पेरिस क्लाइमेट डील में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे बाय 2030, वो पूरा करने में मदद मिल रही है। एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने में मदद मिल रही है। और जब नए नए पावर प्लांट्स आएंगे तो नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी भारत के लिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 123 एग्रीमेंट दो in direct sense it has not yielded any agreement between American and Indian companies, but बाकी कई सारे बेनिफिट्स अभी तक तो जरूर देखने को मिले हैं ऑफ 123 एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, ही वाज रिसेंटली ऑन विजिट टू इंडिया। ये उनका आखिरी विजिट होगा आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, क्योंकि अब तो पूरा का पूरा नया एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप विल कम इनटू पावर। तो इट वाज हिज फाइनल ओवरसीज ट्रिप। बट इस दौरान उन्होंने कई सारे सजेशंस दिए हैं जिसकी मदद से भारत और अमेरिका के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसका कुछ फ्रूटफुल आउटकम आ पाए। बेसिकली ये जो सिविल लाइबिलिटी वाला प्रोविजन है इसको लेकर के कुछ सजेशंस उन्होंने दिए हैं जिसकी मदद से एक पॉसिबल फंक्शनल आउटकम निकल करके आए। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस लिया जा सकता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं। भारत और अमेरिका की कंपनी मिलकर के अग्रीमेंट साइन करती है, बट इन ऑर्डर टू कंपनसेट इन केस ऑफ सम न्यूक्लियर डैमेज पहले से इंश्योरेंस ले लिया जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स बिल्कुल क्लियर कट रखे जाए ताकि सिविल न्यूक्लियर डैमेजेस के केस में किस पार्टी का कितनी लाइबिलिटी है वो क्लियर कट डिफाइन हो पाए। एंड रेदर देन फॉलोइंग दिस एक्ट, जेक सुलिवान कहते हैं कि सिविल लाइबिलिटी इन केस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज उसके लिए इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए तो वो बेस्ट रहेगा सबके लिए। जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है अलग अलग देशों में वही फॉलो किया जाए।
अब जेक सुलिवान ने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की कि भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो फ्रूटफुल आउटकम दिखाए। अब इसी डायरेक्शन में एक और इनिशिएटिव लिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत की 3 न्यूक्लियर रिसर्च रिलेटेड कंपनियां हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंडियन रेयर अर्थ, इन तीनों कंपनियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रेज कर दिए हैं, हटा दिए हैं। पहले इन तीनों कंपनियों को रखा गया था अमेरिका द्वारा इन यूएस एंटिटी लिस्ट, जिसका मतलब है कि इन तीनों कंपनियों को अमेरिका ने तय किया था कि वो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी गुड्स या सर्विसेज इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एंटिटीज नहीं देंगे। लेकिन अब इन तीनों कंपनियों का नाम यूएस एंटिटी लिस्ट से हटा दिया गया है। दैट मीन्स नाउ अमेरिका की ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने तय किया है कि इन तीनों कंपनियों के साथ भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने एक और स्टेप ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन फ्रूटफुल। इन तीनों कंपनियों के ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शन था, सिंस दे वर पुट अंडर यूएस एंटिटी लिस्ट, वो हटा दिया गया है। So America is taking one and the other action in order to make Indo-US civil nuclear deal fruitful. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के ऊपर। जितना मैंने समझा उसके बेसिस पे आराम से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर से मैंने हिंट्स भी दे रखा है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 1 सबमरीन एंड 2 वॉरशिप्स कमीशन्ड फॉर इंडियन नेवी इन अ सिंगल डे। This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 डिफेंस पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट 17A के बारे में समझते हैं, जो इंडियन नेवी के लिए चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत स्टील्थ फ्रीगेट्स, स्टील्थ मतलब वो नेवल शिप्स जो बिल्कुल साइलेंटली मूव कर सकते हैं विदाउट गेटिंग नोटिस्ड बाय एनिमीज, स्टील्थ फ्रीगेट्स डेवलप किए जा रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 17A। फ्रीगेट्स क्या होते हैं? फ्रीगेट्स ऐसे शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स, जो लार्जर शिप्स को एस्कॉर्ट करने में या मर्चेंट वेसल्स को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, उनको कहा जाता है फ्रीगेट्स। तो फ्रीगेट्स आप कह सकते हैं रिलेटिवली स्मॉलर शिप्स होते हैं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट उनके ऊपर भी मिसाइल्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले छोटे छोटे शिप्स फ्रीगेट्स को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है अंडर प्रोजेक्ट 17A। अब प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बिल्कुल पहला फ्रीगेट या नेवल शिप आईएनएस नीलगिरी तैयार कर दिया गया है और उसको इंडियन नेवी के साथ इंडक्ट कर लिया गया है। दिस आईएनएस नीलगिरी वाज बिल्ट एंड डेवलप्ड बाय मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इनफैक्ट इंडियन नेवी के लिए ज़्यादातर शिप्स बनाने का काम यही कंपनी करती है, ज़्यादातर यही कंपनी करती है। फिर एक और प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट 17B। देखिए ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स नेवी के लिए चलते रहते हैं, 17A 17B एंड ऑल, सब तो रट नहीं सकते, जो जो न्यूज़ में है उन्हीं को देखिए। तो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट बनाया गया और इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। अब प्रोजेक्ट 15B, इसके अंतर्गत डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाए जा रहे हैं। दीज आर बिग स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर शिप्स। तो ये फ्रिगेट्स की तरह छोटे नहीं होते, दीज आर बिगर शिप्स। इनके ऊपर अलग अलग मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल या बराक मिसाइल्स, ये सब इंस्टॉल किए जा सकते हैं। दीज आर डिस्ट्रॉयर शिप्स, मतलब दीज कैन अटैक द एनिमी शिप्स। इसको भी बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत जो डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाए जा रहे हैं इनको कहा जाता है विशाखापट्टनम क्लास शिप्स। विशाखापट्टनम क्लास शिप्स नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग शिप्स बनाए जाते हैं, टाइप या कैटेगरी एक ही होता है, बट 3 4 5 ऐसे बनाए जाते हैं। उसमें से जो बिल्कुल पहला शिप होता है उसको कहा जाता है द लीड शिप, और उसी लीड शिप के नाम के आगे फिर वो क्लास भी नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स बनाए जा रहे हैं, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत। अब इन चारों शिप्स को पहला जो शिप है लीड शिप, उसके नाम के आगे नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल 4 शिप्स अंडर प्रोजेक्ट 15B कैन बी कॉल्ड विशाखापट्टनम क्लास बिकॉज द फर्स्ट शिप का नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। अब करंट न्यूज ये है कि प्रोजेक्ट 15B के चारों शिप्स बनकर के तैयार हो गए हैं। हाल फिलहाल में आईएनएस सूरत जो फोर्थ एंड फाइनल शिप है प्रोजेक्ट 15B का, वो तैयार हो गया और इट हैज बीन इंडक्टेड विद इंडियन नेवी। फिर है प्रोजेक्ट 75।
ये जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके अंतर्गत स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं। देखिए, शिप्स और सबमरीन्स में अंतर क्या होता है। शिप्स चलते हैं पानी के सरफेस के ऊपर और सबमरीन्स चलते हैं पानी सरफेस के नीचे। सबमरीन पानी सरफेस के नीचे। तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत डीजल से चलने वाले, डीजल इलेक्ट्रिक वाले सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं, 6। इनको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहा जा रहा है बिकॉज दीज आर बीइंग डेवलप्ड इन एसोसिएशन विथ फ्रांस। और फ्रांस में इन तरह के सबमरीन्स को कहा जाता है स्कॉर्पियन सबमरीन्स। तो इसीलिए इनको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहा जा रहा है। इसको भी बिल्ड कर रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी ही। अब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन नाम पड़ा है फ्रॉम फ्रांस, बट इसके अंतर्गत जो 6 सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं वो है आईएनएस कालावरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस खरांज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वागसी। तो इसका जो पहला लीड शिप है वो है आईएनएस कालावरी। इसीलिए आप कह सकते हैं इसको स्कॉर्पियन क्लास या आप इसको कालावरी क्लास भी कह सकते हैं। न्यूज़ ये है कि कालावरी क्लास सबमरीन का जो छठा सबमरीन है आईएनएस वागसीर, इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड नाउ इंडक्टेड विथ इंडियन नेवी। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है इंडियन नेवी के कि 3 अलग अलग तरीके के शिप्स जो है एक ही दिन इंडक्ट किए जा रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर एंड आईएनएस सूरत हैव बीन इंडक्टेड फॉर इंडियन नेवी ऑन द सेम डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत के लिए ये बड़ा स्टेप है और भारत के कोस्ट को तो ये सिक्योर करेंगे ही, अलग अलग नेवल शिप्स, साथ ही साथ हमारे मैरीटाइम हेरिटेज को भी ये कंजर्व करने में मदद करेंगे। कैसे? तो प्रधानमंत्री जी ने आईएनएस नीलगिरी को डेडिकेट किया है चोला एम्पायर के लिए। तो आईएनएस नीलगिरी ऑनर्स इंडियाज एंशियंट नेवल ट्रेडिशन टाइड टू चोला एम्पायर एंड आईएनएस सूरत रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन विद गुजरात एंड वेस्ट एशिया। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अब आपको याद रखना है कि ये जो 3 शिप्स हाल फिलहाल में इंडक्ट किए गए इंडियन नेवी के लिए, उसमें से सबमरीन्स को तो किसी के साथ नहीं लिंक किया, लेकिन आईएनएस नीलगिरी चोला एम्पायर को डेडिकेट किया है और आईएनएस सूरत को डेडिकेट किया है टू रिफ्लेक्ट गुजरात एंड वेस्ट एशियाज रिलेशन इन एंशियंट टाइम्स। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्लांट ग्रोथ इन स्पेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले भी हम देख चुके हैं, बट आज कुछ नए इन्फॉर्मेशन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए हम लोग इसको दोबारा देख रहे हैं। आपको मैंने बताया था लगभग 7-8 दिनों पहले कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूल भेजा था स्पेस के अंदर जिसका नाम था क्रॉप्स, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इस क्रॉप्स मॉड्यूल के अंतर्गत एक सीड रख करके भेजा गया था, सीड ऑफ ब्लैक आइड पी, जिसको हम लोग लोबिया भी कहते हैं। तो ब्लैक आइड पी के सीड्स या लोबिया के सीड्स रख करके भेजे गए थे इस क्रॉप्स मॉड्यूल के अंदर। थोड़े बहुत सॉइल लाइक मीडियम, वाटर, सनलाइट एंड ऑल, ये सब दिया गया था। इंटेंशन क्या था इस मॉड्यूल को भेजने का कि हम देख पाएं कि स्पेस के अंदर सीड्स जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। एंड द सीड्स जर्मिनेटेड आफ्टर 4 days ऑफ देयर स्टे इन स्पेस। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। वी आर सक्सेसफुल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन स्पेस। इससे फायदा क्या होगा? ये जो सीड जर्मिनेशन हमने कराया स्पेस में, इसकी मदद से नाउ इन फ्यूचर वी कैन डेवलप सस्टेनेबल फूड सोर्स फॉर आवर एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे आर इन लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू मार्स और मून। तो भविष्य में हम कुछ इस तरह के फूड ग्रेन्स को और उगा सकते हैं व्हेन आवर एस्ट्रोनॉट्स आर फॉर लॉन्गर मिशंस। उसके अलावा जब इस तरीके के क्रॉप्स स्पेस में डेवलप किए जा सकते हैं तो दे विल बी हेल्पफुल इन कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। तो इससे होगा क्या कि एक क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। अभी क्या है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन ले करके जाते हैं और वो ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उनको वापस अर्थ पे आना होता है। बट आप सोचिए स्पेस में जब वो जा रहे हैं और वो कन्वर्ट कर रहे हैं CO2 में अपने ऑक्सीजन को, और उस CO2 को वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहा है प्लांट जो स्पेस में डेवलप किया गया है। तो दैट कैन हेल्प इन डेवलपिंग ए क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और प्लांट ग्रोइंग से देखिए, जैसे हम लोग घर में गार्डनिंग करते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे आर इन आउटर स्पेस। तो प्लांट को स्पेस में ग्रो करने में क्या क्या चैलेंजेस आए थे वो जरा देखते हैं। सबसे पहले तो माइक्रो ग्रेविटी का प्रॉब्लम। देखिए स्पेस के अंदर तो ग्रेविटी लगभग ना के बराबर है,
तो ग्रेविटी इज अबाउट 1% ऑफ अर्थ सरफेस ग्रेविटी। जो हमारे अर्थ पे ग्रेविटी होता है उसका सिर्फ 1% ही ग्रेविटी आपको स्पेस में फील करने को मिलेगा। इस कारण से आप प्लांट्स को पानी डालोगे तो पानी जो है वो रूट्स में जाने के बजाय उनके लीव्स में ही रह जाएगा। न्यूट्रिएंट दोगे उनके रूट्स में जाएगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे माइक्रोग्रेविटी के कारण। वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी बिकेम वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए फिर टेक्निक्स अडॉप्ट किए गए हाइड्रोपोनिक्स के, एरोपोनिक्स के। हाइड्रोपोनिक्स जहां पे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एक सॉल्यूशन बना करके सीधा उनके रूट्स में ही उनको मिक्स किया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स, वैसे तो अर्थ सरफेस पे भी हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिना सॉइल के ही हम लोग प्लांटेशन करते हैं। ये रहा प्लांट, और प्लांट के रूट्स को हम लोग वाटर के अंदर सबमर्ज करा दिया और वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व कराया। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट्स फास्टर पेस से ग्रो करते हैं। बट ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी स्पेस में भी अप्लाई किया गया। जो रूट्स थे प्लांट के, उनके रूट्स में सीधा सीधा वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मिक्सचर को एक आप कह सकते हैं पेस्ट बना करके अप्लाई किया गया। तो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी वाज अप्लाइड इन ऑर्डर टू डील विथ माइक्रोग्रेविटी। एरोपोनिक्स वाज आल्सो अप्लाइड, मतलब प्लांट्स को क्या किया गया कि उनके आसपास में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को मिक्स करके एक मिस्ट बना करके उसको स्प्रे कर दिया गया। कुछ तो जाएगा रूट के अंदर। इस तरीके से एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स वाज अप्लाइड इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोग्रेविटी। रेडिएशंस का भी प्रॉब्लम है। अलग अलग सोलर रेडिएशंस आते हैं जिसके कारण प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फिर सील्ड किया गया प्लांट्स को। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। अब लाइट जो है वो लाइट का एक प्रॉपर साइकिल चाहिए होता है प्लांट को। 16 घंटे का लाइट चाहिए होता है, फिर 8 घंटे का उनको डार्कनेस चाहिए होता है। तो ये पूरा का पूरा कंडीशन जो है सिमुलेट किया गया। 4 जो है वार्म एलईडी भेजे गए इसरो द्वारा इस क्रॉप्स मॉड्यूल के साथ, एंड 4 कूल एलईडीज वेर सेंट इन ऑर्डर टू सिमुलेट अ सिचुएशन ऑफ 16 आवर्स ऑफ लाइट एंड 8 आवर्स ऑफ डार्कनेस। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए होती है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वो भी मेंटेन किया गया स्पेस के अंदर। तो ये तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को कराया गया है स्पेस के अंदर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मिशन मौसम एंड 150 ईयर्स ऑफ आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आईएमडी की बात की जाए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो इसको 1875 में बनाया गया। हाल फिलहाल में इसके 150 साल पूरे हुए हैं। इस कारण से आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी इज ऑल्सो हेड ऑफ आईएमडी। इसके 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं अलग अलग जगहों पे, एक गुवाहाटी में भी है। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स आर हेडेड बाय डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। आईएमडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और आईएमडी का काम ही है कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस लेना, क्लाइमेट और वेदर को स्टडी करते रहना, और फिर अलग अलग जो वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर, शिपिंग, एविएशन, इनके लिए वो टाइम टू टाइम सजेशंस रिलीज करना। करंट न्यूज ये है कि ऑन द ओकेजन ऑफ 150th ईयर ऑफ आईएमडी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। मिशन मौसम का लक्ष्य है कि वेदर फोरकास्टिंग को और ज्यादा एक्यूरेट बनाया जाए। इसके लिए 2000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये जो मिशन मौसम है, इसको भारत की 3 एजेंसीज, आईएमडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रिसर्च रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये 3 एजेंसीज मिल करके मिशन मौसम को रन करेंगी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियन आर्मी डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कल का दिन यानी कि 15 जनवरी हमारे देश के अंदर इंडियन आर्मी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन फर्स्ट इंडियन कमांडर was appointed. First Indian Commander in Chief of Indian Army, General K.M. Karyappa, was appointed. So General K.M. Karyappa, he took charge on 15 January 1949 from British General F.R.R. Butcher, who was the last British chief, और उनसे कमान लिया
जनरल KM करियप्पा साहब ने इस तारीख को 15 जनवरी 1949 को, इसी कारण से इस दिन को हम लोग मनाते हैं आज इंडियन आर्मी डे। जनरल KM करियप्पा, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ही वॉज सेकेंड फील्ड मार्शल। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो सीधे सीधे सही हैं, ग्रीनलैंड से भी संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जाकर के ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 10 नहीं 4 हेक्टेयर होना चाहिए। एंड स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल, यहाँ पे बस दूसरा स्टेटमेंट गलत है। रूल बेस्ड रेस्पॉन्सेज वाले कौन से हो गए, जैसे वो सब होते हैं एलेक्सा वगैरह, तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर नॉट रूल बेस्ड, उससे वो थोड़ा हाइयर वर्जन है। तो इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।